अगर ईरान सोचता है कि हमने उस हमले में अमेरिका का साथ दिया है और आज ईरानी संसद में हमारे झंडे के साथ जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारत को सोचना चाहिए ना कि भाई देखिए, हम आज तक कहते थे और जल्द भी बैठे मेरे साथ में कि भाई पाकिस्तान के पास डेस्क नहीं है और हम ईरान उसके अगेंस्ट रहना चाहिए और अफगानिस्तान की डेस्क नहीं मिलनी चाहिए, उसके पास स्ट्रेटेजिक डेस्क नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है और हमने इसीलिए छापामार में हमने इन्वेस्टमेंट्स किए और इसलिए। लेकिन अगर आपने कोई भी इस किस्म की भूल जैसे आप कर रहे हो अगर की जिससे ईरान बिल्कुल और पाकिस्तान एक साथ हो गए, तो आपने तो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेस्क नहीं, पाकिस्तान को तो आपने स्ट्रेंथ दे दिया। आपने बहुत इंपॉर्टेंट और दूसरा ये है कि होगा देखना पाकिस्तान क्या कह रहा है, ये आपको बता रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर पाकिस्तान का बयान सामने आया है और पाकिस्तान ने हमले की कड़ी निंदा की है। ये बड़ी बात है, यहां पर पाकिस्तान ने हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान की एटमी साइट पर हमला गलत है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। आपको बता दें, पिछले दिनों आसिम मुनीर जो थे फील्ड मार्शल पाकिस्तान के, वो ट्रंप के साथ लंच कर आए थे और ट्रंप के लिए जो नोबेल शांति पुरस्कार है उसकी रिकमेंडेशन पाकिस्तान ने की थी। सीधे रुक करेंगे, उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा शंकर, ट्रंप के साथ लंच और उसके बाद पाकिस्तान का यह बयान, क्या मायने इसके? जी बिल्कुल, देखिए जब ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लंच किया था उसके बाद ये भी जानकारी आई थी कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिकी लाइन टो कर सकता है और वो जो है वो अपने बेसेस और अपना जो इलाका है वो रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिकी हवाई जहाजों के लिए मुहैया करा सकता है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई थी, लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया है तो पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है और इसलिए भी क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान के काफी गहरे संबंध रहे हैं और अभी जो जिस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अपना रुख दिखाया था तो उसको लेकर ईरान में एक आशंका जरूर पैदा हुई थी। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा क्योंकि ईरान के बाद अगला नंबर इजराइल जो है वो पाकिस्तान को देखेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी खुद दृश्य देख रहे हैं वह ईरानी संसद का है। आज ईरान के राष्ट्रपति और पूरे सांसद ने धन्यवाद पाकिस्तान के नारे लगाए और ईरानी संसद में पाकिस्तानी झंडा भी फहराया गया। आपके ऊपर GBU-57 किसने फेंका? आपकी तीन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को किसने नस्ते-नाबूद करा? उसको पता है कि यूएस का नाम लेगा, यूएस एक और बम मार देगा। ईरान जो है वो कह रहा है कि ट्रंप ने हमसे भीख मांगी सीज फायर की, तुमने हमारे तीन न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कराए, हम तुमसे बदला लेंगे। ईरान को पता नहीं लगा, नस्ते-नाबूद कर दिया, चकनाचूर कर दिया मामला। पूरी इस्लामिक ब्रदरहुड को इन्होंने बोला कि बेटा पतंग बना के इसको उड़ा दो हवा में। क्या इजराइल ने सीज फायर मान लिया? नहीं, नो। क्या इसके दिल में सीज फायर है ट्रंप के? नहीं, ये फिर से डिसेप्शन का गेम खेल रहा है। दोस्तों, 77 साल बाद इजराइल को कोई ढंग का दुश्मन मिला। 77 साल बाद इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। मैंने कराची एयरपोर्ट नहीं उड़ाया था। हाँ, अब देखिए कश्मीर का जो सस्टेन हुआ था, इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया। हम लोग का जो सेना का मनोबल था, नेवी एयरफोर्स रखे रह गए कि हम लोग कभी युद्ध करेंगे, ये कभी किए नहीं। यहाँ पे इंटरनेशनली ऐसा पाकिस्तान साबित कर रहा है और बड़े देशों में ये दिखा चुका है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने तो नहीं किया और नहीं कोई उसने बोला। यहाँ ये बताइए, इजराइल जो किया है उसके बाद हमास हिम्मत करेगा? नहीं। तो फिर यही बताइए, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हम पर्सनली बता, देखिए हम हमेशा एक चीज को लेके हो जा रहा है कि हमें अपनी सेना का मनोबल, सेना का इज्जत, सेना सर्वोपरि होनी चाहिए। तो ये जो बीच में सेना आ जा रही है ना, तो इस वजह से इंसान को थोड़ा सा बोलने में लगता है कि सेना मतलब सेना, उन्होंने अपना सब उससे मतलब उस पर सवाल उठाओगे तो फिर आपकी देशभक्ति सवाल उठ जाएगा। नहीं, उठाना भी नहीं चाहिए। उनकी क्या गलती है? आपने आदेश ही नहीं दिया। ऐसे में क्या पाकिस्तान इस बात की इजाजत देगा कि उसके बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाए ईरान पर हमले के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करेगा ईरान के खिलाफ। ट्रंप का उनको बुलाना, उनसे बात करना, ये एक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है which has a nuclear bomb, only Islamic country with a nuclear bomb, और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। हमारी आदत है, हम पाकिस्तान को हमेशा रन डाउन करते हैं, बट अमेरिका के लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, उस पूरे रीजन के लिए,
क्योंकि वो पूरा रीजन जो है वो मुस्लिम एरिया है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है। जंग की सोचिए, कह रहा है हम जंग लड़ेंगे और 6 नदियों पर कब्जा करेंगे। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। बिलावल संसद में बोल रहे हैं, नहीं मानते सिंतास मुआहिदा। बिलावल क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। सिंतास मुआहिदा के तहत 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके बिना वापस भारत नहीं पहुंच सकती हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में ना हम पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज कर सकते, कतर और कुवैत का एयर स्पेस इस्तेमाल करना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है, या कहें दैट इज द ओनली वे। लेकिन ईरान के कतर के ऊपर अटैक के बाद वो भी अब मुमकिन नहीं है, जिसके चलते सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया नहीं, जितनी भी फ्लाइट्स नॉर्थ अमेरिका और कनाडा से वापस इंडिया आ रही थी उन सबको वापस अपने अपने रूट भेज दिया है। 3.5 घंटे वापस अटलांटिक ओशन के वापस फ्लाइट को मोड़ के वापस JFK पे उतारा गया है इस समय है। और ये बोला जा रहा है कि कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, सिर्फ एयर इंडिया के लिए नहीं, जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनके लिए। और भारत के लिए, भारत जाने वाली किसी भी फ्लाइट के लिए यह नामुमकिन है कि बिना पाकिस्तान और कतर का एयर स्पेस, अगर दोनों में से एक भी ना मिले तो वो भारत सुरक्षित पहुंच पाए। इसी के चलते जितनी भी एयर इंडिया और जितनी भी बाकी फ्लाइट्स हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका और कनाडा से या फिर यूरोप के भी कई देशों से हिंदुस्तान के लिए उड़ी थी, उनको वापस अपने गंतव्य पे नहीं लेकिन बाकी वापस उनके स्टार्ट पॉइंट्स पे भेज दिया गया है। जी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू से बेहद नाराज हैं। वो इसराइल से इस कदर नाराज हैं कि बात गाली गलौज पर उतर आई है, मां बहन की गालियों पर उतर आई है दोस्तों। और मैं मजाक कतई नहीं कर रहा हूं। शायद ये पहली बार हुआ है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों के सामने F वर्ड का इस्तेमाल किया है। जी हां, वो F वर्ड जो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं, वो F वर्ड जो शुरुआत F से होता है और खत्म K से होता है, जिसका ताल्लुक एक निहायत ही अश्लील एक्सप्रेशन के साथ है। और डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने F वर्ड का इस्तेमाल किया, वो भी पत्रकारों के सामने। उनका यह कहना है कि क्या इसराइल को पता है कि वो क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ईरान ने भी युद्ध विराम का उल्लंघन किया, मगर इसराइल ने जो किया वो काबिले माफी नहीं है। मैं आपको उनके दोनों बयान सुनाऊंगा दोस्तों, जो इस वक्त वायरल हो रहे हैं। मगर यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अमेरिका और इसराइल के बीच में जो हनीमून था, जो दोस्ताना था, क्या वो खत्म हो रहा है? इस पर गौर किया जाएगा दोस्तों इस कार्यक्रम में। मगर सबसे पहले उनका वो बयान जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो विवादों का सबब बन गया है आपके स्क्रीन पर। उनसे पूछा गया कि क्या ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, तो इसके जवाब में वो क्या कहते हैं, इस पर गौर कीजिए। हां, मुझे पता है कि उन्होंने सीज फायर तोड़ा, लेकिन इजराइल ने भी तोड़ा। जैसा ही हमने डील करवाई, इसराइल ने बम बरसा दिए, वो भी इतने बड़े लेवल पर कि पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे भारी बमबारी मैंने यही देखा। मैं इसराइल से खुश नहीं हूं। देखो, जब मैं कहता हूं कि ठीक है अब तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, तो पहले ही घंटे तुम सब कुछ गिरा दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हां, मैं इसराइल से भी खुश नहीं हूं, ईरान से भी। इसराइल ने आज सुबह एक रॉकेट के जवाब में हमला कर दिया, जो शायद गलती से चला था और वो जमीन पर गिरा भी नहीं। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारे पास 2 देश हैं जो इतने सालों से लड़ रहे हैं कि अब उन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। अब इस आखिरी पंक्ति पर गौर कीजिए, इन्हें खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। इस हिंदी अनुवाद में आपको वो गाली नहीं दिखाई दे रही है, मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों मैं उनका वो बयान सुनाऊं जिसमें ट्रंप आखिर में आकर
गाली देते हैं, एफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आज तक किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से खुलकर मंच पर औपचारिक तौर पर गाली दी हो। यह है ट्रंप की बौखलाहट, यह ट्रंप की बौखलाहट इस्राइल से। देखिए वो किस तरह से नाराज हो जाते हैं। Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? और ट्रंप की नाराजगी यहां नहीं रुकती, उनका गुस्सा फूटता है CNN पर, क्योंकि CNN की ताजा रिपोर्ट में दोस्तों यह पता चल रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर, 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से जो हमले किए थे, उससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। और CNN हवाबाजी नहीं कर रहा है, CNN ये बात तर्कों के आधार पर कह रहा है, गुप्त अमेरिकी रिपोर्ट के आधार पर कह रहा है, जिसके वजूद को खुद व्हाइट हाउस ने स्वीकारा। ट्रंप इसलिए दोस्तों 77 साल बाद इजराइल को कोई ढंग का दुश्मन मिला। 77 साल बाद इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। 77 साल बाद इजराइल को आटे दाल चावल का भाव मालूम चला। 77 साल बाद इजराइल को ईरान ने कंडहर के ढेर पर बिठाया। 77 साल बाद ईरान ने इजराइल को यह बताया कि वो सवा शेर है। 77 साल बाद इजराइल किसी मुस्लिम देश के आगे इतना परेशान दिखा है। दोस्तों ट्रंप ने इजराइल ईरान युद्ध में सीज फायर करवा दिया। इजराइल की तरफ से वादा किया कि अब इजराइल हमला नहीं करेगा। तो इस युद्ध में जीता कौन? क्या ये ईरान की जीत है? क्या रूस के खौफ से अमेरिका ने जल्दबाजी में सीज फायर करवा दिया? क्या अमेरिकी बेस बचाने के लिए सीज फायर करवा दिया? जीत किसकी हुई? ईरान की हुई कि इजराइल की हुई? क्लियर विनर कौन है? आज के वीडियो में हम इसे ही समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं। दोस्तों 1948 से जब से इजराइल ने अरबों की जमीन पर कब्जा करके अपना देश बनाया, तब से इजराइल ने मुस्लिम देशों के खिलाफ 9 युद्ध लड़े और 9 के 9 में जीत ही हासिल की। एक बार तो 6 दिन में अरब देशों को हरा दिया था। पहली बार ईरान ने 12 दिनों के युद्ध में ही इजराइल को नाको चने चबवा दिए। इजराइल ने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी कि कम फाइटर जेट्स वाला देश ईरान मिसाइलों से इजराइल को खंडहर बना देगा। इजराइल ने ये कभी कामना नहीं की थी कि उसके एयरडोम ईरानी मिसाइलों के आगे चाय कम पानी साबित हो जाएंगे। सिर्फ इजराइल ही नहीं, इस बार ईरान ने अमेरिका को भी छठी का दूध याद दिला दिया। इराक और कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने हमला बोल दिया। 20 मिसाइलें कतर के अमेरिकी बेस पर मारी और एक इराक के अमेरिकी बेस पर चलाई। इराक के अमेरिकी बेस का क्या हाल हुआ वो तो आपके सामने है। कतर में मिसाइलों को जमीन पर गिरने नहीं दिया गया। इन भीषण हमलों से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने रूस को एक संदेश भिजवाया था और मदद की मांग की थी। रूस ने मदद के लिए हामी भर दी थी। इससे आगे खबर ये आई दोस्तों कि रूस ने अपने परमाणु बम ईरान को देने की पेशकश कर दी थी। अमेरिका को अब तक यह आभास हो चुका था कि अगर रूस खुल करके ईरान के पीछे खड़ा हो गया तो फिर अमेरिका को अपनी बादशाहत बचाना मुश्किल। सीज फायर किसने किया, कैसे हुआ, या डोनाल्ड ट्रंप अपने आप ही कूद पड़े इस बात को कहने के लिए कि चलो हम सीज फायर करवाते हैं? क्योंकि सीज फायर की एक हिस्ट्री हमने अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में देखी थी, जहां पर मोदी जी अभी तक ये कह रहे हैं कि सीज फायर अमेरिका ने नहीं करवाया था, ये तो हमने आपस में डीजीएम और टॉक्स में किया। अब ईरान और इजराइल के बीच में ये सीज फायर किसने करवाया? पाशा सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल माय को पैनलिस्ट। देखिए, मेरे ख्याल से कल शाम को इजराइल की तरफ से सीज फायर का प्रस्ताव आया था और ईरान अभी तैयार नहीं था, लेकिन सुबह आज ईरान टाइम के 4 बजे करीब
तक इजराइल अमेरिका सब कर लेते थे। उसके बाद आधा घंटे बाद 4:30 को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर इजराइल रोकता है तो हम भी इसके रिव्यू करके नेसेसरी रेस्पॉन्स देंगे बोल के। तो एज ऑफ नो अभी तक सुबह 4:30 से अभी तक कोई मिसाइल एक दूसरे पे नहीं मारे हैं और लगता है कि ये इसके सीजफायर शुरू हुआ है। आप इंडिया पाकिस्तान के सीजफायर को कंपेयर कर रहे थे, हालांकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी इंडियन गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने में, लेकिन यहाँ कुछ सिनारियो मेरे ख्याल से दूसरा है, क्योंकि इजराइल की हालत जो है बहुत ही खराब हो गई थी, पाकिस्तान से भी शायद ज्यादा, कि उनके पास जो एंटी मिसाइल सिस्टम था वो बहुत ही शॉर्टेज में था मिसाइल्स के, और 20,000 मिसाइल जो यूक्रेन को भेजना था वो भी डाइवर्ट करने के बाद इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने एंटी मिसाइल डिफेंस को यूज करना पड़ा कि अमेरिका के पास भी शॉर्टेज हो गया था। तो उसके अलावा जो कि ठिकानों पर ईरान ने जो लगातार बमबारी कर रहा था 11 दिनों से, उससे नेतन्याहू की पोजीशन जो है बहुत ही वल्नरेबल और कमजोर हो गई थी, और लग रहा था कि ईरान जो है को एक्सपोज करके रेजिम चेंज का एजेंडा है उनके पास इजराइल में। तो मेरे ख्याल से अमेरिका को भी पता चल गया कि ये उसके बाद ईरान ने जब अल उदैद बेस कतार में हमला किया, हालांकि एक ही मिसाइल बोलते हैं कि गिर पड़ा उनके बेस में, वहां 40,000 में से कोई ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ लोकल्स वहां थे, और मोस्ट एयरक्राफ्ट वगैरह सब हटा दिए थे, तो मिनिमम डैमेज हुआ। लेकिन फिर भी कतार में मैं रात के 2 बजे तक देख रहा था, वहां सिर्फ एक्सप्लोजन्स हुए जो पैट्रियट मिसाइल्स जो है ईरानियन मिसाइल्स को शूट डाउन कर रहे थे, और कुछ लोग वहां आसपास में जो रहते थे उनके विंडोज को जरा अफेक्ट हुआ है, और एक्सप्लोजन से डर हुआ था, सायरन्स भी हुआ था। पहली बार कतार में सायरन लोगों को सुनने को मालूम हुआ, तो ये बहुत जल्द थम गया। तो 2:30 बजे रात को इंडियन टाइम में इट वाज ओवर ऑन कतार की दोनों का एयर स्पेस जो है इंटरनेशनल और सिविलियंस के लिए ओपन कर दिया था, यूएई भी क्लोज कर दिया था उनके एयर स्पेस। तो ये क्लियर कड़ा मैसेज ईरान की तरफ से गया अमेरिका को और इजराइल को कि अगर आप इसको जारी रखते हैं तो हम भी जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे बोल के। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जो जो ईरान का हमला था कतार पे वो बहुत कमजोर था, कोई खास नुकसान नहीं हुआ बोल के। तो वो भी ईरान का पहले चेतावनी देना कतार को कि हम हमला कर रहे हैं, तो कल 5 बजे से उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दिया था। उसके बाद यूएई और दूसरे देशों भी कर देते। तो ये सब तो लगता है कि आपस में बातचीत के जरिए ही हुआ, और फाइनली 3 पार्टीज ईरान, इजराइल और अमेरिका समझ गया कि एस्केलेशन किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, और आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल्स। हालांकि ईरान काफी गंभीर चोट लगी उनको। कल 8 मिलिट्री एयरपोर्ट्स पर इजराइल ने हमला किया, और ईरान सिर्फ 4 मिसाइल्स भेजा था। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से इसे विन विन सिचुएशन, नो विक्ट्री नो वैंक्विश की तरह ये माना जाना चाहिए, क्योंकि ईरान का भी जो है कुछ हद तक नुकसान हुआ है, इजराइल का भी हुआ है, अमेरिका का भी इमेज काफी डेंट हुआ है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि ये जो 12 दिनों से जो ये युद्ध चल रहा था, क्या इस युद्ध को खत्म करने की जो एक गुंजाइश थी, कल शाम तक हम लोग ये कह रहे थे, हम सब उस कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम कर रहे थे इसको लेकर, और उसमें बार बार हम लोग ये कह रहे थे कि ये हालात बेकाबू हो रहे हैं, और उसके जब यूएस एयरबेस पर जब अटैक हो गया तो ये लगा कि बिल्कुल वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन रही है। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड करने लगा था उस समय, लेकिन अचानक से रातों रात सीज फायर की खबर आना, क्या आपको लगता है कि कोई गुंजाइश इस युद्ध के कम होने की दिख रही है, या आपको लगता है कि अभी भी ईरान नहीं मानेगा क्योंकि ईरान के लिए ये एक प्रेस्टीज बैटल भी है? नहीं, मेरे ख्याल से ईरान मान लेगा, क्योंकि जो है काफी दबाव था उनके ऊपर भी गल्फ कंट्रीज से और रशिया और चीन से भी। हालांकि नॉर्थ कोरिया और रशिया के सपोर्ट से न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात कर रहे थे कि शिफ्ट करना है ईरान को अगर वो चाहे तो, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से पुतिन जो है काफी इम्पोर्टेंट रोल अदा करे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप की बात हुई है इस मामले में। तो मेरे ख्याल से कतार के रूलर से भी बात हुई है, कुवैत के रूलर से भी बात हुई है,
ये सभी चाहते थे कि जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाए। Rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? और ट्रंप की नाराजगी यहां नहीं रुकती, उनका गुस्सा फूटता है सीएनएन पर, क्योंकि सीएनएन की ताजा रिपोर्ट में दोस्तों यह पता चल रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर, 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से जो हमले किए थे, उससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। और सीएनएन हवाबाजी नहीं कर रहा है, सीएनएन यह बात तर्कों के आधार पर कह रहा है, गुप्त अमेरिकी रिपोर्ट के आधार पर कह रहा है, जिसके वजूद को खुद व्हाइट हाउस ने स्वीकारा। ट्रंप इसलिए भी नाराज हैं, उनका गुस्सा सीएनएन से भी है, उनकी रिपोर्ट से भी है, जिसकी चर्चा मैं अपने मंच पर करने वाला हूं। और साथ ही मैं उस अहम सवाल का जवाब दूंगा कि अब क्या होगा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा। तो जो जवाब मिल रहे हैं दोस्तों, वो होशफाख्ता करने वाले हैं। मगर देखिए, ट्रंप का गुस्सा, जिसमें वो इस्राएल से भी नाराज हैं और सीएनएन एमएसएनबीसी की खबर को फेक न्यूज बता रहे हैं। सुनिए और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। We urge both sides not to violate the ceasefire, but reports coming from the region suggest that the sides accuse each other for violating the ceasefire. So I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it, okay? I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. CNN is scum, and so is MSDNC. They're all, and frankly, the networks aren't much better. It's all fake news, but they should not have done that. Those pilots hit their targets. Those targets were obliterated, and the pilots should be given credit. They're not after the pilots; they're after me. They want to try and demean. You don't believe that Iran can rebuild its nuclear program? Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. That place.